फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं सार्कोइडोसिस के बारे में। सार्कोइडोसिस जो होती है एक क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, मतलब कि धीरे धीरे समय के साथ इंक्रीज होने वाली प्रॉब्लम है और ये एक नॉन इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है। जैसे हम बोलते हैं कोई प्रॉब्लम हमें किसी इन्फेक्शन की वजह से, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासिटिक हो, फंगल हो, उसकी वजह से होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती है। और ये ऐसी प्रॉब्लम है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र नहीं होती है, मतलब नॉन कॉन्टेजियस प्रॉब्लम है, एक से दूसरे को नहीं होती है ये प्रॉब्लम। और जो ये प्रॉब्लम है बेसिकली बॉडी में, मतलब मल्टी सिस्टम को अफेक्ट करने वाली प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ऑर्गन इससे अफेक्ट होता है, ये बॉडी में किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। बट 90% केसेस जो होते हैं उसमें जो है हमारे दोनों लंग्स जो है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वैसे तो ये लंग्स के अलावा लिम्फ नोड्स है, स्किन है, हार्ट है, जॉइंट्स है, ब्रेन है, किडनी है, बॉडी के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है, बट ज़्यादातर ये लंग्स को अफेक्ट करती है। और लंग्स में भी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, कि जो सार्कोइडोसिस है वो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ होने का सबसे कॉमन रीज़न होता है। इंटरस्टिशियल मैंने बताया था, जैसे कि हमारे जो विंड पाइप होती है, सांस वाली पाइप है, ट्रेकिया है, वहाँ से दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है ट्रेकिया, एक राइट में और लेफ़्ट में। राइट ब्रांच राइट में चली जाती है, लेफ़्ट वाली लेफ़्ट लंग में चली जाती है। उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो जहाँ की जो लास्ट ब्रांच होती है वहाँ पर छोटे छोटे राउंड शेप जो एल्वियोलाई होते हैं, जहाँ पर की गैस ट्रांसफ्यूज़न होता है। ये जो एल्वियोलाई होते हैं, इसकी जो लेयर होती है 70% वहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, क्योंकि गैस ट्रांसफ्यूज़न जो है इसी एरिया में होता है। तो इसका जो आउटर वाला एरिया होता है, जो एल्वियोलाई होते हैं, छोटे छोटे राउंड बॉल्स होते हैं, उसका जो बाहर का एरिया होता है, जैसे ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, लास्ट जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, लास्ट वाली छोटी छोटी ब्रांचेस, उसके बाहर का जो एरिया होता है उसको सबको इंटरस्टिशियम कहा जाता है। तो मोस्टली सार्कोइडोसिस जो है इंटरस्टिशियम को अफेक्ट करता है ज़्यादातर। वैसे तो पूरी बॉडी में किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। तो इसमें क्या रहता है, बेसिकली ये जो डिसीज़ होता है, ये प्रॉब्लम जो है इम्यून से रिलेटेड होती है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं, वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक ग्रैनुलोमा बना देते हैं। जब ये ग्रैनुलोमा जो बनाते हैं, ये एक एबनॉर्मल साइन है। मतलब ये नॉर्मल, मतलब जैसे एक सेल है वो नॉर्मल जो फंक्शन करता है वो नहीं है, एबनॉर्मल चेंज हो जाता है सेल्स के अंदर, तो उसको ही हम ग्रैनुलोमा कहते हैं। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इन्फ्लामेटरी सेल्स है वो क्या होते हैं और ये जो ग्रैनुलोमा है वो क्या होता है। अब मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है या कोई भी ऐसा केमिकल है, बैक्टीरिया है, वायरस है, एंटीजन है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। जो इम्यून सेल्स हैं वो उसके आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब उनका मोटिव जो इम्यून सेल्स का वहाँ पर इकट्ठा होने का ये रहता है कि एक तो जो भी प्रोडक्ट हमारी बॉडी में एंटर हुआ वो आपकी बाकी बॉडी में स्प्रेड ना हो सके, फैल ना हो सके, और एक ही जगह पे जो है उसको लोकलाइज्ड कर सके, वो मतलब एक ही जगह पे उसको रोक सके। सेकंड रहता है कि अगर उसको रोका है तो अब उसको डिस्ट्रॉय भी करना है। अब डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स को ही काम करना है। अब उनमें फाइट भी होगी। अब मान लो इम्यून सेल है, उन्होंने उसको रोक भी लिया और डिस्ट्रॉय भी कर दिया। अब नेचुरल सी बात है, डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमारी बॉडी के सेल्स भी डैमेज होंगे। तो जो सेल्स डैमेज हुए, ठीक है, उसको भी कौन रिमूव करेगा? हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स ही रिमूव करेंगे उस एरिया में जो भी सेल्स डेड हुए हैं। अब जो सेल्स डेड हुए, जो भी प्रोसेस रहा, उसमें कुछ इंजरी हुई, कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ, हमारे शरीर का कोई ना कोई सेल तो डैमेज हुआ, डिस्टर्ब हुआ। तो अब इसको रिपेयर कौन करेगा? वो भी हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स ही करेंगे। तो मतलब कितने सारे फंक्शंस जो है हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो प्ले करते हैं। तो इसी को हम जो साइंटिफिकली बोल देते हैं इन्फ्लामेशन, क्योंकि जहाँ पर भी कोई ऐसा प्रोडक्ट हमारी बॉडी में एंटर होगा जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, वहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए और वहाँ पर रिपेयरिंग करने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है,
अब ये सार्कोइडोसिस में क्या है कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है कि इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई। इसमें कोई भी इन्वायरमेंट का फैक्टर हो सकता है, कोई ऑक्यूपेशन ऐसा है, कोई हमारी ही बॉडी के प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीजन का काम करते हैं जिसकी वजह से इम्यून सेल एक्टिव हो जाता है। मतलब कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं है कि इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हुआ है। मतलब मान लीजिए कि आपके घर में कोई एसी लगा है, उसका स्विच ऑन कर दिया, अब स्विच ऑन करके इंसान भूल गया लेकिन वो चलता ही जा रहा है। तो इसी तरह से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है बट वो अभी तक पता नहीं कौन सा है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। जैसे टीबी है, पता है कि बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम, इसकी वजह से होता है। बट सार्कोइडोसिस में ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसने कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिव कर दिया, बट वो एक्टिव हो गया है, इम्यून सिस्टम ने अपना काम शुरू कर दिया। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम ने अपना काम शुरू किया तो इम्यून सेल्स वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, तो इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है प्रोसेस। बट कोई भी अभी तक एक सिंगल पर्टिकुलर रीज़न ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हुआ। हाँ, लेकिन जेनेटिकली जैसे फैमिली हिस्ट्री में किसी को प्रॉब्लम थी लंग्स से रिलेटेड, सार्कोइडोसिस था, ऐसे पेशेंट्स में ये जो है होने के चांसेस होते हैं। अब ऐसा लाइफ टाइम में हो सकता है कि कोई भी केमिकल ऐसा हो, कोई इन्फेक्शन ऐसा हो, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बॉडी में हो जिसकी वजह से जो है इम्यूनिटी आपकी एक्टिव हो गई है। अब इसमें क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर एंटीजन नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है पर्टिकुलर कोई एक प्रोडक्ट की जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, बट आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है। अब वो क्या करेगा? अब इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया तो नेचुरल सी बात है कि इम्यून सेल्स जो हैं एक पर्टिकुलर एरिया में इकट्ठे हो रहे हैं, उसी को ही इन्फ्लेमेटरी सेल्स बोला जाता है। अब जब ये सेल्स हैं तो ये सिग्नल भेजते हैं, एक सेल ने दूसरे सेल को सिग्नल भेजा, दूसरे ने तीसरे को भेजा, तो ये सिग्नल्स भेजते हैं तो उसके साथ ही सारे प्रोसेस जो है कंप्लीट होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले सेल्स इकट्ठा होंगे, उसको रोकेंगे, फिर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर उसको जो सेल डेड हुए उसको रिमूव करेंगे, फिर वहाँ पर रिपेयरिंग प्रोसेस होगा। तो ये सारे प्रोसेस जो रहते हैं, हमारे इम्यून सेल्स जो हैं एक दूसरे को सिग्नल्स देते हैं, वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिसके थ्रू वो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये इम्यून सेल्स होते हैं, ये सेल्स जो है कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से फाइबर्स जो है ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि जितने भी ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स इकट्ठे होते हैं छोटे छोटे गांठे बना देते हैं। नॉर्मल अगर हम आम भाषा में बोलें तो ग्रैनुलोमस बना देते हैं छोटे छोटे, इसी को हम आम भाषा में बोलते हैं कि छोटी छोटी गांठें बना देते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, वो इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ करते हैं कि फाइबर्स जो है ज़्यादा बनते हैं। फाइबर्स मतलब कि यही जो फाइबर्स जब ज़्यादा बनते हैं, जो इंटरस्टिशियम होता है लंग्स का, वो भी ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जिसकी वजह से फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मतलब फाइबर्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अगर फाइबर्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो ये लंग्स को थिक कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं, स्टिफ कर देते हैं। जितने ज़्यादा फाइबर्स बनेंगे उतना आपका जो लंग्स का टिश्यू है वो ज़्यादा हार्ड होता रहेगा, ज़्यादा स्टिफ होता रहेगा, ज़्यादा थिक होता रहेगा, जिसके कारण कि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की क्षमता है, और जो एल्वियोलाई के गैस ट्रांसफ्यूज़न वाला एरिया है वो हैम्पर हो जाएगा, प्रॉपर गैस ट्रांसफ्यूज़न नहीं हो पाएगा। और इसमें क्या होगा कि जो आपकी फाइब्रोसिस है इंक्रीज़ होती रहेगी। और इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ में भी यही होता है कि जो आपका रिपेयरिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर जो है नॉर्मल नहीं होता है, उसमें हीलिंग प्रोसेस जो है ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फाइबर्स जो है ज़्यादा बनते हैं। यही कारण होता है कि लंग्स में फाइब्रोसिस होकर लंग्स आपके हार्ड हो जाते हैं। और यही चीज़ होती है सार्कोइडोसिस में कि आपके लंग्स जो है धीरे धीरे करके हार्ड हो जाते हैं। अब ये हो तो किसी भी एज में सकता है, बट मोस्टली जो है 20 से 50, मतलब 20 से लेकर 50 तक की एज वाले लोगों में ये पाया जाता है। अब इसमें छोटे छोटे जो ये गांठें बनती है, इसके लिए जो भी कभी टेस्ट करवाते हैं एक्सरे, क्योंकि इसका क्या है कि एकदम से लक्षण नहीं आता, ऐसा नहीं कि आज ही प्रॉब्लम शुरू हुई तो आज ही लक्षण आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सार्कोइडोसिस की प्रॉब्लम है लेकिन जो सिम्टम है वो नहीं आते हैं। अगर सिम्टम्स आते हैं लंग्स से रिलेटेड तो वही है कि सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो रहे, स्टिफ हो रहे हैं, हार्ड हो रहे हैं,
तो हवा जो प्रॉपर अंदर लेते हैं हम, प्रॉपर से हवा उतनी अंदर नहीं जाएगी जितनी नॉर्मल जानी चाहिए। एक्सेल और इनहेल में प्रॉब्लम आती है। और इसमें जो है खांसी रहेगी, खांसी जो है सूखी आती है, ड्राई कफ होती है, चेस्ट में पेन रहेगा, वीजिंग रहेगी, सीटी जैसी आवाज़ आएगी। अब इसमें क्योंकि धीरे धीरे करके आपके लंग्स हार्ड हो रहे हैं, गैस ट्रांसफ्यूजन के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो नेचुरल सी बात है कि धीरे धीरे करके बॉडी में वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये वीकनेस और थकावट इस तरह की होती है कि अगर आप सोते हैं तो सोने के बाद भी आपको जो है आराम नहीं लगता, मतलब सो के भी उठते हैं तो उसके बाद भी ऐसा लगेगा कि थकान जो है बनी हुई है, बॉडी में एनर्जी की कमी लगेगी, थकावट रहेगी, काम करने को मन नहीं करेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके जो है बाकी दूसरे लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं। लंग्स के अलावा बाकी जो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स है उस पर भी कहीं पर भी इफेक्ट आ सकता है सार्कोइडोसिस की वजह से, बट मोस्टली 90% केसेस में तो लंग्स के ऊपर आता है, या लंग्स में जो लिम्फ नोड्स होते हैं छोटे छोटे, एक जो छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स को शो करते हैं, इन लिम्फ नोड्स में एलार्जमेंट हो जाते हैं, मतलब ये लिम्फ नोड्स जो है उनका साइज़ जो है नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाता है, पर इसमें पेन नहीं होती, इसमें अल्सर्स नहीं होते। इसी तरह जो इसमें ग्रैनुलोमस बनते हैं सार्कोइडोसिस में, वो भी नॉन कैसिएटिंग होते हैं, मतलब कि उसमें पस नहीं बनती। जैसे हम टीबी में अगर देखें, टीबी में भी कांटे बनती है, बट उसके अंदर जो है आपको पस मिलेगी, बट इसके अंदर पस नहीं बनती हैं। तो इसके अलावा आइस भी इफेक्ट हो जाती हैं, आइस से रिलेटेड लक्षण आएंगे, ड्राई आई रहेगी, आइस में पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी। स्किन से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, स्किन में रेडनेस रहेगी, अल्सर्स रहेंगे, मतलब कि अगर स्किन में प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड सिम्टम है, अगर आइस की प्रॉब्लम है तो आइस से रिलेटेड सिम्टम्स रहेंगे, जॉइंट्स में रहेगा, जॉइंट्स में पेन रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, दर्द रहेगा, पेन, मतलब बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो है इसमें अफेक्ट हो सकता है। पर मेरी कोशिश खैर बेसिकली इसमें आपको लंग्स के से रिलेटेड सार्कोइडोसिस को समझाने के बारे में थी कि सार्कोइडोसिस किस तरह से इंटरस्टिशियल लंग डिसीज क्रिएट करता है और किस तरह से जो है ये लंग्स में प्रॉब्लम करता है। तो बेसिकली लंग्स में फाइब्रोसिस होने का जो रीज़न रहता है वो सार्कोइडोसिस की वजह से रहता है, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा बनते हैं, जो स्कारिंग है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लंग्स जो है हार्ड और स्टिफ हो जाते हैं। इसमें टेस्ट जो है बेसिकली वही है कि एक्सरे, लेकिन एक ग्रैनुलोमस कई बार इतने छोटे छोटे होते हैं कि एक्सरे में भी क्लियरली नहीं आते हैं। बाकी एक्सरे के अलावा सीटी स्कैन है, आपका एमआरआई है, पेट स्कैन है, और पीएफटी टेस्ट है, या इसका जो बेसिकली जैसे ग्रैनुलोमास में छोटा सा एक पीस लेके टेस्ट करते हैं जिसको कि बायोप्सी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे जो सेल्स होते हैं ना, हमारी इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल है, कोई एंटीजन है, या हमारी बॉडी की ही जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिव हो गया है, या इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज़ है कि इम्यूनिटी बॉडी की कम है, तो जब भी सेल्स काम करते हैं, जो भी केमिकल्स जो रिलीज़ करते हैं ना, ये अलग अलग तरह के केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। बेसिकली अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो इम्यून सेल्स कुछ अलग तरह के केमिकल्स रिलीज़ करेगा, अगर एंटीजन होगा तो कुछ अलग तरह के केमिकल्स रिलीज़ करता है। तो बेसिकली उसको टेस्ट यही किया जाता है कि कौन सा केमिकल रिलीज़ कर रहा है इम्यून सेल, कौन सा कम कर रहा है, कौन सा ज़्यादा, तो उसी को टेस्ट किया जाता है। उसी से पता चलता है कि जो ये इम्यून सेल है अगर ये केमिकल रिलीज़ कर रहा है तो ये इस इन्फेक्शन की वजह से कर रहा है, क्योंकि हर तरह के इन्फेक्शन में, हर तरह के किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन हो या सूजन हो, तो सब में सेम तरह के केमिकल्स रिलीज़ नहीं करता इम्यून सेल, सब में अलग अलग तरह के ही केमिकल्स रिलीज़ करता है। तो इसलिए जब बायोप्सी टेस्ट किया जाता है, थोड़ा सा टुकड़ा लेके उसको जांच किया जाता है कि एक्चुअली जो केमिकल्स है कौन से इम्यून सेल्स रिलीज़ कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, उसके हिसाब से पता चलता है कि कौन सी प्रॉब्लम है। लेकिन इतने सारे टेस्ट करवाने से बेटर है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ही ठीक रखें, खान पान को ठीक करेंगे, पहले से ही परहेज़ रखें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होगी ही नहीं। तो ये मेरा कोशिश थी थोड़ा सा आपको सार्कोइडोसिस के बारे में समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।